तो चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करें उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की, तो आप बात करेंगे फूलपुर लोकसभा सीट के। चलिए इस पर आपको बता देते हैं कि मुकाबला किस किस के बीच में है और इसी के साथ कुल कितने यहाँ पर मतदाता हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे। तो फूलपुर लोकसभा सीट में प्रवीण पटेल बीजेपी से, अमरनाथ मौर्य सपा से, जगन्नाथ पाल बसपा से उम्मीदवार है। इसी के साथ अब जो है मतदाताओं की भी बात कर ली जाए तो आपको बता देते हैं कि इस सीट पर कुल कितने मतदाता हैं। वहीं मतदाताओं की बात कर ली जाए तो आपको बता दें 20,10,444, माफ कीजिए 477, और इसी के साथ पुरुष मतदाता 9,07,850। महिला मतदाताओं की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि 11,02,413 और थर्ड जेंडर 214 है। अगर इस सीट पर महिला मतदाताओं की बात की जाए तो देखिए पुरुषों के मुताबिक महिलाओं की संख्या यहां पर ज्यादा देखने को मिल रही है और कुल मतदाता 20,10,477 है। चलिए अब अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो आपको बता देते हैं कि चुनावी मैदान में कौन कौन है। रितेश पांडे बीजेपी से, लालजी वर्मा सपा से, कमर हयात बीएसपी से चुनावी मैदान में है। अब यहाँ पर भी बात कर लेते हैं कि कुल कितने यहाँ पर मतदाता हैं, जिसमें से महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है और पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है। कुल मतदाता 18,52,627 है। पुरुष मतदाता 9,64,663 है। महिला मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 8,87,946 है। तो कुल मतदाता 18,52,627 है। अब अगर श्रीवस्ती की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि चुनावी मैदान में कौन है और कुल कितने मतदाता है। श्रीवस्ती में आपको बता दें साकेत मिश्र, श्रावस्ती में साकेत मिश्र बीजेपी से, राम शिरोमणि वर्मा सपा से, मुइनुद्दीन अहमद खान बीएसपी से। श्रावस्ती में साकेत मिश्र। अब एक बार श्रावस्ती लोकसभा सीट की बात कर रहे थे तो यहाँ पर आपको बता दें कि कुल कितने मतदाता हैं। 19,14,739, जिसमें से आपको बता दें कि 8,76,661 पुरुष हैं, 10,38,006 महिला है। श्रावस्ती में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिली है इस सीट पर। अब जो है डुमरियागंज लोकसभा सीट की बात करेंगे तो आपको बता दें कि चुनावी मैदान में कौन कौन है। जगदम्बिका पाल बीजेपी से, भीष्म शंकर सपा से, नदीम मिर्जा बीएसपी से। भीष्म शंकर जो है वो आपको बता दें सपा से है। अब इसी के साथ तो कुल यहाँ पर कितने मतदाता हैं ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार आपको बता देते हैं, जिसमें बात कर ली जाए कुल मतदाताओं के 18,85,343 कुल मतदाता हैं। पुरुष मतदाता 8,67,324 है। महिला मतदाताओं की अगर बात कर ली जाए 10,17,938 है और थर्ड जेंडर में 171 यहाँ पर मतदाता हैं। अब बात करेंगे बस्ती लोकसभा सीट की तो आपको पहले बता देते हैं किस किस के बीच में यहाँ पर मुकाबला है। हरीश द्विवेदी बीजेपी से, राम प्रसाद चौधरी सपा से, लवकुश पटेल बीएसपी से चुनावी मैदान में है। और अगर यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या की बात कर ली जाए तो वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाएंगे कि कुल कितने मतदाता हैं, पुरुष मतदाता कितने हैं और महिला मतदाता यहाँ पर कितनी है। कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए 18,90,356 है। पुरुष मतदाता यहाँ पर 10,05,201। महिला मतदाताओं की संख्या की बात कर ली जाए तो 8,85,057। थर्ड जेंडर यहाँ पर 98 देखने को मिल रहा है। चलिए इसी बीच जो है बड़ी खबरें भी आ रही है तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अपील। मतदान करना हर नागरिक का अधिकार, सभी से मतदान करने की अपील की है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जनता से अपील। कहा मतदाता अपने मत का प्रयोग जरूर करें,
अपील की है मतदाताओं से। मतदान करना हर नागरिक का अधिकार है। क्या कुछ कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने, आपको सुनवाते हैं। मतदान को लेकर के बहुत उत्साहित हैं। पहले मतदान फिर जलपान। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करना हर नागरिक का अधिकार है। चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे महल में रहने वाला हो, सबके वोट की कीमत एक ही है। वोट की ताकत को दिखाइए। मैंने अपना मतदान करने के लिए जैसे ही प्रस्थान किया, मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आप लोग भी घर से निकलिए और मतदान करिए और मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार। एक और बड़ी खबर आ रही है, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा ने किया मतदान। पूर्व दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार इस बार एनडीए करेगी 400 पार। तो बड़ी खबर, हर्ष मल्होत्रा ने किया मतदान। पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार है, उन्होंने कहा इस बार एनडीए करेगी 400 पार। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। हर्ष मल्होत्रा ने मतदान किया और उन्होंने कहा है कि एनडीए 400 पार करेगी इस बार। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस बार का मुद्दा 2047 में भारत को विकसित देखना है। इस बार का मुद्दा भारत की सीमाओं को सुरक्षित देखने का है। इस बार का मुद्दा भारत से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को समूल नाश करने का है। इस बार का मुद्दा इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मतदान किया है, वोट डाला है। वोटिंग के बाद बोले विदेश मंत्री, भारी संख्या में हो रहा मतदान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मतदान किया है। वोटिंग के बाद बोले विदेश मंत्री, भारी संख्या में हो मतदान, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। हम लोग जो है अभी वोट किए हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैं इस बूथ में फर्स्ट मेल वोटर हूं। अब ये मतदान जो होता है, हम तो चाहते हैं कि भारी संख्या में आज वोट पड़े, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो है, दिल्ली के वोटर भी विकसित भारत और मोदी सरकार को एक बार और वोट देंगे और एक बार और मोदी सरकार वापस आएगी। हम एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी ने की आचार संहिता की अवहेलना। प्रत्याशी भीष्म शंकर ने आचार संहिता की अवहेलना की है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, डुमरियागंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी है भीष्म शंकर। पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल से प्रचार करते दिखे। वहीं आपको बता दें कि पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल से प्रचार करते दिखे प्रत्याशी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मामले का लिया संज्ञान। जिला अधिकारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। तो बड़ी खबर बता रहे उत्तर प्रदेश से, जिला निर्वाचन अधिकारी ने जांच के कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। जांच कर कार्रवाई के। सपा प्रत्याशी ने की आचार संहिता का अवहेलना। प्रत्याशी भीष्म शंकर ने आचार संहिता की अवहेलना की है। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। और आचार संहिता के उल्लंघन करने आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत सपा प्रत्याशी श्री भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी मतदान पार्टी के रवानगी स्थल पर अपने कुछ सहयोगियों के साथ घूमकर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस संबंध में उप जिलाधिकारी सदर को जांच कर अग्रिम कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके संबंध में साइलेंस पीरियड में प्रचार प्रसार करने के लिए और आचार संहिता के उल्लंघन करने के लिए अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने किया मतदान। प्राथमिक स्कूल
मोहिद्दीनपुर में किया मतदान है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने मतदान किया है। इसी के साथ प्रशासन पर कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। तो बड़ी खबर बता रहे उत्तर प्रदेश से, मतदान किया है, उसके बाद उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। प्राथमिक स्कूल में पहुंचकर मतदान केंद्र पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और प्रशासन पर कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। हमने आज इस पोलिंग स्टेशन पर अपना मतदान किया है और हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस के तमाम हरकतों के बाद भी इस अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी कम से कम 2.5 लाख वोटों से जीत दर्ज करेगी। ये समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए इस तरह का फर्जी आरोप लगाने का काम किया गया है। हमने आज एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सुल्तानपुर से। डीएम कृतिका ज्योत्सना ने मतदान किया है। एसपी सोमेन वर्मा ने भी किया मतदान। लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। उसके बाद दोनों अफसरों ने मतदान किया है, वोटिंग की है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, लाइन में लगे हुए आप देख सकते हैं एसपी सोमेन वर्मा, जहां उन्होंने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। उसके बाद मतदान किया है। सुल्तानपुर डीएम कृतिका ज्योत्सन भी, उन्होंने भी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया मतदाताओं के साथ। दोनों अफसरों ने वोटिंग की है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं सुल्तानपुर से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं एसपी लाइन में लगे हुए हैं और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपील की है। नवदीप रिणवा ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। 6वें चरण का आज मतदान हो रहा है और इसको लेकर उन्होंने मतदाताओं से अपील की है। मतदाताओं से अपील के दौरान उन्होंने अधिक से अधिक मतदान करने की बात कही है। नवदीप रिणवा ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। तो बड़ी खबर, उन्होंने कहा है 6वें चरण का आज मतदान हो रहा है, अधिक से अधिक संख्या में मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 में 6ठे चरण में उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 25 मई को मतदान होगा। इन क्षेत्रों के समस्त मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने देश की सरकार बनाने में, अपने क्षेत्र का जन प्रतिनिधि चुनने में सभी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं और मतदेय स्थल पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवदीप रिणवा ने जो है मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। आज 6वें चरण का मतदान है और उन्होंने जनता से अपील की है अधिक से अधिक मतदान करें। मतदाता अपनी सहभागिता दें। 6ठे चरण के मतदान को लेकर उन्होंने जनता से अपील की।
चलिए, तो बिल्कुल आप अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं, उसके बाद जो है चर्चा करेंगे। वही अगर बात कर ली जाए तो अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसी के साथ नन्हे सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नन्हे सिंह, आपके पास आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फूलपुर लोकसभा सीट पर क्या कुछ मुद्दे रहे हैं इस बार, और सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग शुरू हो गई है, क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? देखा जाए फूलपुर लोकसभा में सुबह 7 बजे से यहाँ लोग अपनी कतारों में लगकर अपनी वोट का इंतजार कर रहे हैं और फूलपुर ये सीट जो है वीआईपी सीट माना जाता है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक कर्मभूमि रही है। आजादी के बाद लगातार 3 बार यहाँ से जो है फूलपुर से ये पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीत करके पूरे देश का नेतृत्व किया। इसके बाद इस सीट पर विजय लक्ष्मी भी यहाँ से 2 बार सांसद रही और 1969 में जनेश्वर मिश्र भी यहाँ से सांसद चुने गए। देखा जाए विश्वनाथ पाल जो प्रधानमंत्री थे वो भी यहाँ से सांसद होकर चुने। उसके बाद विजय बहुगुणा भी यहाँ से सांसद बने थे। विजय बहुगुणा की बात किया जाए, उसके बाद यहाँ बीडी सिंह भी यहाँ से सांसद चुने गए। लगातार राम पूजन पटेल यहाँ से 3 बार सांसद चुने गए और उसके बाद जंग बहादुर धर्मराज पटेल के साथ साथ पूर्वांचल का माफिया अतीक अहमद भी 2004 में यहाँ से सांसद चुना गया था। उसके बाद 2009 से बात किया जाए, कपिल मोहन करवरिया यहाँ से सांसद चुने गए थे। 2009 के बाद लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में यह सीट रही है। 2014 की बात किया जाए, यहाँ से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से सांसद चुने गए थे। उसके बाद 2019 की बात किया जाए, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से नहीं लड़े। उसके बाद यहाँ से जो है केसरी देवी पटेल जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है उनको टिकट मिला और वो जो है विजयी पाई। लेकिन देखा जाए इस बार उनका टिकट काट कर यहाँ से फूलपुर विधानसभा से प्रत्याशी है और यहाँ से विधायक हैं प्रवीण पटेल, उनको जो है 2 बार से यहाँ भाजपा के विधायक हैं, उनको टिकट दिया गया है। दूसरी चीज बात किया जाए, यहाँ से अमरनाथ मौर्य जो है वो सपा प्रत्याशी हैं। इसके पहले वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं लेकिन उन्होंने प्रत्याशी जीत हासिल नहीं किया। देखा जाए फूलपुर लोकसभा प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है। कई प्रधानमंत्री दिए हैं, क्योंकि फूलपुर लोकसभा अगर उत्तर भारत का नाम आया, फूलपुर लोकसभा का नाम नहीं आया तो ये जो है हर आदमी कहता है कि फूलपुर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री यहाँ से जो है जो जीतता है प्रधानमंत्री का देश का नेतृत्व करता है। और फूलपुर लोकसभा की बात किया जाए, फूलपुर लोकसभा में यहाँ पटेल बाहुल्य लोकसभा कहा जाता है लेकिन इसके पहले लगातार यहाँ से 3 बार यहाँ से ही सांसद थे जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जब यहाँ से सदन इस्तीफा देकर के उपचुनाव होता है तो यहाँ से चुनाव जीतते हैं नागेंद्र सिंह पटेल, जहाँ समाजवादी पार्टी ने यहाँ उपचुनाव जीती है। इसके बाद ये जो है पटेल बाहुल्य पटेलों का गढ़ कहा जाने लगा। लेकिन बात किया जाए इस बार लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपने जो है वोटरों को साधने के लिए यहाँ मौर्य प्रत्याशी उतार करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ फंसा दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो देखा जाए यहाँ से प्रवीण पटेल जो विधायक हैं, इनसे नाराजगी जो है लोगों में पहले से ही बनी थी, क्योंकि यहाँ से कई ऐसे प्रत्याशी जो तो लोकसभा टिकट के दावेदार थे और ये जो है टिकट न पाने की वजह से वो भी भीतर घात की भी संभावना दिखाई दे रही है। देखा जाए प्रवीण पटेल जो है यहाँ से लगातार जो 3री बार विधायक, पहले बहुजन समाज पार्टी से भी विधायक रह चुके हैं और दूसरी बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और 3री बार इस समय विधायक हैं। और देखा जाए यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने जो है जगन्नाथ पाल को जो है उतारा है। जगन्नाथ पाल यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष के साथ कई संगठन का कार्य कर चुके हैं। देखा जाए बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से यहाँ समाजवादी पार्टी यहाँ पे चुनाव इसके पहले यहाँ हो रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गढ़ जो है ये कभी नहीं था, क्योंकि 2014 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के लहर में ये चुनाव जीते थे। 2019 में भी ये लहर में ही चुनाव जीता गया, लेकिन इस बार 2014-2019 की कोई लहर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पूर्वांचल सहित में कहीं दिख नहीं रही है। देखा जाए फूलपुर लोकसभा प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, चाहे विश्वनाथ पाल हो
चाहे यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे यहाँ से बहुगुणा हो, विजय बहुगुणा, लेकिन देखा जाए जो पुरानी जो यहाँ की वर्चस्व जो लड़ाई थी वो अब नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ जनता मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। मुद्दों की बात किया जाए, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, महंगाई, और यहाँ पे जो किसानों का मुद्दा दिखाई दे रहा है। किसानों के मुद्दा के साथ साथ देखा जाए इस बार फूलपुर में यहाँ राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सभा हुई थी, जिसमें आप पूरे देश में हड़कंप मच गया था, जिसमें काफी संख्या में भीड़ होने की वजह से दोनों नेता भाषण नहीं दे पाए। भाषण न देने के बाद यहाँ से जो है वो लोग वापस चले गए थे। इसकी जो है काफी चर्चाएं जोरों पे थी। देखा जाए यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सभा हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा में उन्होंने जो है कई लोगों के यहाँ के प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि यहाँ के देश का प्रधानमंत्री का चुनाव है, आप लोग यहाँ फूलपुर से प्रधानमंत्री को यहाँ वोट दे दिए, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट का अपील किया था। लेकिन यहाँ पे जनता इस बार क्षेत्रीय मुद्दों पे जो है ज्यादा फोकस कर रही है। देखा जाए क्षेत्रीय मुद्दा ज्यादातर यहाँ, चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। फूलपुर की बात किया जाए 2009 में, इसके पहले हंडिया और प्रतापपुर भी था। 2009 के परिसीमन के बाद हंडिया प्रतापपुर इस समय 78 लोकसभा भदोही में पड़ गया। 78 लोकसभा भदोही होने के कारण हंडिया और प्रतापपुर ये जो है कटने के बाद 2 लोकसभा इलाहाबाद की इसमें जोड़ा गया। देखा जाए शहर उत्तरी और शहर पश्चिमी, जहां पूर्व माफिया अतीक अहमद का विधानसभा क्षेत्र भी कहा जाता था। पश्चिमी में देखा जाए इस बार पश्चिमी, और इस बार 2004 में मौजूदा यहाँ से सांसद थे यहाँ के पूर्वांचल, यहाँ माफिया अतीक अहमद की बात किया जाए, यहाँ समाजवादी पार्टी की वर्चस्व, क्योंकि चुनाव उन्होंने यहाँ से समाजवादी पार्टी का खाता खोला था। इसके पहले भी कहीं यहाँ से रामपूजन पटेल, जंग बहादुर पटेल, धर्मराज पटेल और नागेंद्र पटेल जैसे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। देखा जाए बहुजन समाज पार्टी के जो यहाँ के संस्थापक सदस्य कांसी राम भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। कांसी राम हालांकि चुनाव यहाँ पे अपने चेले से ही चुनाव यहाँ हार गए थे। लेकिन बात किया जाए फूलपुर लोकसभा ऐसा लोकसभा पड़ता है जो शहर की 2 विधानसभाओं को जोड़ करके 3 विधानसभा क्षेत्रीय गांव सभा में आती है, जो फाफामऊ, फूलपुर और सोराव पड़ता है। देखा जाए प्रयागराज की उत्तरी और पश्चिमी जो विधानसभा पड़ता है ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक हैं। देखा जाए फूलपुर में यहाँ भारतीय जनता पार्टी विधायक है, लेकिन फाफामऊ और देखा जाए उत्तरी में यहाँ पश्चिमी की बात किया जाए तो जिस तरह से यहाँ 2 बार से लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी कब्जे कर रही है, क्योंकि यहाँ अतीक अहमद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, जेल में थे। और दूसरी चीज यहाँ उत्तरी में लगातार 2 बार से यहाँ विधायक है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था शहर उत्तरी। अनुग्रह नारायण सिंह यहाँ से विधायक लगातार होते थे, और इस बार अनुग्रह नारायण सिंह लगातार 2 बार से हार रहे हैं। और देखा जाए इस बार फाफामऊ में भी भाजपा के ही विधायक है, और सोराव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर साइकिल यहाँ चुनाव जीती है। देखा जाए इस बार जो समीकरण है यहाँ पूर्वांचल में, इससे फूलपुर को अगल बगल की कई सीटों को प्रभावित करती है। देखा जाए फूलपुर की जो लोकसभा सीट है, फूलपुर लोकसभा सीट में जो जमीनी मुद्दे हैं वो जो है लगातार उठते हैं। यहाँ आरओ से लेकर के पुलिस भर्ती बोर्ड की, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यहाँ छात्र नेता भी यहाँ राजनीति करते हैं, और लगातार यहाँ राजनीति का गढ़ कहा जाता है फूलपुर लोकसभा। फूलपुर बिल्कुल नन्हे, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ जो है चंदालाल संवाददाता वो भी जुड़ चुके हैं डुमरियागंज से, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ मुद्दे वहां पर है, इसको लेकर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम अनूप के पास आना चाहेंगे। अनूप मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अभी माहौल देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं अगर बात कर ली जाए श्रावस्ती लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर कैसा क्या मुकाबला देखने को मिल रहा है? जी अनूप। चलिए, अनूप से हमारा संपर्क नहीं हो रहा, हम एक बार फिर से चंदा के पास आएंगे। आपसे जानना चाहेंगे डुमरियागंज में सुबह 7 बजे से जिस तरीके से बात कर ली जाए मतदान
शुरू हो चुका है, मतदाता आ रहे हैं मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तो वहां पर अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी चंदा। हाँ बोलो। आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि सुबह 7 बजे से ही लगातार मतदान शुरू हो चुका है और मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। चलिए नन्हे, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। गर्मी भी देखने को मिल रही है, इसका कितना असर पड़ रहा है मतदाताओं पर? तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता से अपील की है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक मतदान करें। मतदाता अपने घरों से निकले, मतदान केंद्रों पर जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। अगर वहीं बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनता से अपील की है, अधिक से अधिक मतदान करें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। चलिए, अब अंबेडकर लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहां से ब्रजेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानना चाहेंगे, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और हम न्यूज आवर पर पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने भी जनता से अपील की है। आपके पास आना चाहेंगे ब्रजेश प्रजापति और जानना चाहेंगे कि अंबेडकर नगर में अभी क्या कुछ हालात देखे जा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है मतदान केंद्रों पर? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं आज अंबेडकर नगर के एक बूथ पे मौजूद है, जहां पे आज सुबह से 7 बजे से मतदान चालू है और यहाँ पे मतदाता सुबह से ही लाइन के कतारों में खड़े हुए हैं। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और जिसमें एनडीए प्रत्याशी ऋषभ पांडे मतदान में, जो कि इसके पहले वो बसपा से सांसद भी यहाँ से रह चुके हैं। और बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो यहाँ से लालजी वर्मा मैदान में, जो कि वो पुराने राजनीति में अपना पकड़ भी रखते हैं और काफी जो है चुनाव में अपना जीत भी दर्ज कर चुके हैं। तो यहाँ की जो हाल है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि कतारों में लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से बिल्कुल जिस तरीके से आपने बात की, यहाँ पर मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वही आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मी का भी असर देखने को मिल रहा है, तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है मतदाताओं के लिए? जी, आपको बता दें कि आज जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा साफ तौर से कहा गया था कि जो मतदाता हैं उनके लिए काफी जो है पानी और मिष्ठान और छाया की व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए जो है छाया की व्यवस्था भी की गई है उन मतदाताओं के लिए, जिससे उनको किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या ना उत्पन्न हो। तो और मतदान अधिक से अधिक हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरे तरीके से लोगों को जागरूक भी किया था और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर अगर लाइन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर युवा मतदाताओं की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। तो वही आपसे जानना चाहेंगे कि आप उनसे बात करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है युवा मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल, हम उन युवा मतदाताओं से बात करेंगे बिल्कुल किस मुद्दे को लेकर चुनाव मतदान करेंगे। तो मुद्दे हैं इस बार चुनाव के, एक माहौल है, मुद्दे क्या हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्या आपको लग रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं जो युवा मतदाता है वो अपनी बात को कहने से हिचक रहे हैं। बिल्कुल, और हम और आगे मतदाताओं से बात करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं उनके स्थानीय। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नारायण नाम है। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? परिवर्तन करने का है। नहीं, परिवर्तन क्या, स्थानीय मुद्दे क्या है? जो मूलभूत सुविधाएं की बात की जाए तो उस पर क्या कहेंगे आप?
सुविधा तो नहीं है। बिल्कुल वही इनसे जानने की कोशिश करिए कि अगर बात की जाए यहाँ पर तो शिक्षा व्यवस्था की क्या कुछ यहाँ पर स्थिति है, भाई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है जमीनी स्तर पर? जी बिल्कुल, अम्बेडकर नगर में जो शिक्षा का माहौल देखा जाए तो किस स्तर तक सही है या गलत है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोग हैं यहाँ का, मतलब शिक्षा स्तर बहुत खराब है। अच्छा, क्या कमी रह गई है? बहुत कमी है यहाँ पर। अच्छा, क्या नाम है आपका? देखिए, ये युवा मतदाता है और ये कह रहे हैं कि जो है शिक्षा का स्तर इस समय गिरा हुआ है और भी युवा मतदाता लाइनों में लगे हुए हैं, तो इसे हम जानने की प्रयास करेंगे कि अच्छा, आप कितने वर्षों से मतदान करते आ रहे हैं? कितने दिनों से आप मतदान कर रहे हैं? बहुत समय। तो अब की बार क्या मुद्दे हैं जो चुनाव में हावी हैं? अभी क्या पता है, चुनाव होने के बाद ही पता लगेगा। नहीं, जो आपके स्थानीय मुद्दे हैं, आपको लगता होगा कि मैं अपनी समस्या को लेकर जो मुद्दे पे चुनाव प्रत्याशी मैदान में है, क्या आप उस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सब पीछे चल रहा, जो हो रहा है। चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए और जो है हमारे साथ चंदालाल भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनके पास आएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। चंदा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की ओर से, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही लगातार मतदान शुरू हो चुका है और वहां पर मतदाताओं की अभी क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? जी मैम, आज सुबह 7 बजे से जो है मतदान का कार्य चल रहा है। धीरे धीरे लोग जो है मतदान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जो है कुल डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में 19,61,845 मतदाता जो है 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें कुल 10,45,086 पुरुष और 9,16,618 महिला मतदाता है। थर्ड जेंडर की बात की जाए तो 141 है। जिले को 30 जोन 209 सेक्टरों में बांटा गया है। 1604 मतदान केंद्रों पर कुल 2178 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 69 क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ है। जिले में कुल 42 मॉडल बूथ, 5 महिला प्रबंधित, 5 दिव्यांग व 5 युवा बूथ बनाए गए हैं। बिल्कुल, जिले में वेबकास्टिंग व्यवस्था 11 से 2 बूथों पर 78 केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। 100 बूथों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है, जिसमें 64 शैडो बूथ भी शामिल है। इस लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो तीसरी बार अपनी भारतीय जनता पार्टी से अपना भाग्य आजमा रहे हैं निवर्तमान सांसद जगदम्बिका पाल। यहाँ जो है लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है, जबकि यहाँ तो पिछली बार का सबसे खास बात यह रहा कि यहाँ का इस बार जो है वजूद ही समाप्त हो गया, जबकि बहुजन समाज पार्टी 2014 के चुनाव में डुमरियागंज लोकसभा सीट पर दूसरे स्थान पर रही। लेकिन इस बार जो है अंतरकलह की वजह से चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आ रही। अब हम जो है अनूप का रुख करेंगे। अनूप, आपके पास आना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, श्रावस्ती लोकसभा सीट पर आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर वहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, और अगर वहीं बात कर ली जाए तो कैसा क्या चुनावी माहौल नजर आ रहा है और कैसी क्या टक्कर देखने को मिल रही है इस बार। जी अनूप। जी देखिए, हम आपको बता दें चले कि जो छठे चरण चल रहा है, काफी सुबह आपको भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि नौतपा चल रहा है, काफी गर्मी तेज चल रही है, धूप चल रही है, लेकिन फिर भी सुबह के समय पर जो है मतदाताओं का जो रुझान काफी तेजी के साथ वोट डालने के लिए बढ़ा है। हम आपको बात करते हैं श्रावस्ती से। श्रावस्ती से यहाँ पर वर्तमान प्रत्याशी वो है साकेत मिश्रा जनता पार्टी से, राम श्री वर्मा सपा से और वही बहुजन समाज पार्टी से मोइनुद्दीन बसपा से। तीनों प्रत्याशी में है, जबकि जो बात की जा रही है वो राकेश मिश्रा भाजपा और राम शिरोमणि वर्मा समाजवादी पार्टी से। हम आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलते हैं तो 2019 के चुनाव की बात करते हैं तो राम शिरोमणि वर्मा से चुनाव लड़े थे, जो बसपा और समाजवादी पार्टी का
ज्वाइंट गठबंधन था जिसमें उनको 1,41,000 वोट मिले थे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो दद्दन मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे जिनको 4,36,000 वोट मिले थे। कांग्रेस को यहाँ पर बहुत कम वोट मिले थे, धीरेन्द्र प्रताप सिंह को मात्र 58,000 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा था। अब बात करते हैं चुनावी जो गणित है उसकी। तो साकेत मिश्रा की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रत्याशी हैं साकेत मिश्रा, नपेंद्र मिश्रा जो राम के दृष्टि के अध्यक्ष हैं और वर्तमान क्षेत्र बने हुए हैं और जोर शोर के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बात करते हैं राम शिरो वर्मा। तो राम शिरो वर्मा जो वर्तमान में वहां पे सांसद थे, अब चूंकि वो समाजवादी पार्टी में है और कांग्रेस के इंडी अलायंस से वो चुनाव मैदान में है और धीरेन्द्र प्रताप सिंह मोइनुद्दीन खान जो बसपा से हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। साकेत मिश्रा भाजपा और सपा में कड़ी टक्कर देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर इस वक्त साकेत मिश्रा काफी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। कहीं बसपा जो है समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन का खेल बिगाड़ने में लगी हुई है। मोइनुद्दीन खान जो बसपा से चुनाव प्रचार में है, ये जो थोड़ी सी भी वोट काट देते हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आएगा। दूसरी तरफ यहाँ की बात मैं आपको बताऊं तो मुस्लिम और दलित आबादी भी ठीक ठाक है। ये दलित आबादी में भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक लगा ले तो उसका जो है चुनावी रथ आएगा। लेकिन यदि कहीं पर भी मुस्लिम समीकरण के साथ साथ में जो पीडीए समीकरण भी थी तो यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी नुकसान साबित होगा। वहीं अब बात करते हैं कि अन्य बातों पे बात करते हैं तो 2019 में इसमें 1% वोट हुई थी चुनाव में। इस बार वोट प्रतिशत इतना होता है तो वोट प्रतिशत बढ़ता है तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। वही श्रावस्ती कुछ बातों को लेकर के चले तो वहां पर जो विकास की बातें हैं, एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो इन कई मामलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी आवाज उठाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है सरकार की उपलब्धियां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार जनसभाएं, मुस्लिम हिंदू की बातें होते हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो लाभार्थी जो उनको लेकर के भारतीय जनता वोट मांगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जो है अपने कोई समाजवादी पार्टी लगातार चलिए अनूप, आपकी बिल्कुल आपकी जो है आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है। अब जो है नन्हे सिंह आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर स्थानीय मुद्दे जो जनता के स्थानीय मुद्दे रहते हैं उन क्या क्या वहां पर मुद्दे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए स्थानीय मुद्दे इस बार हावी है और यहाँ सबसे जो स्थानीय मुद्दा है वो रोजगार और वो जो है किसानों का मुद्दा है जो ग्रामीण स्तर पे है और शहरी स्तर पे रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा और महंगाई का मुद्दा जो है वो चरम पे है। सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए इस बार जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने जो अलायंस किया, पीडीए का अलायंस किया, पीडीए का उनको फायदा मिलता हुआ इस बार दिख रहा है क्योंकि इन्होंने टिकट जो वितरण किया है वो पीडीए के स्तर पे ही टिकट वितरण किया है। उसका जो है सीधा असर समाजवादी पार्टी को मिल रहा है और सीधा टक्कर भी भारतीय जनता पार्टी से उनकी हो रही है। क्योंकि इसके पहले की बात किया जाए 2014 और 19 की बात किया जाए तो जो पीडीए का टक्कर था वो नहीं था, वो जो है एक तरफा चुनाव था। लेकिन इस बार बात किया जाए एक तरफा चुनाव कहीं भी नहीं है और जो पीडीए की लड़ाई है सीधा इंडिया गठबंधन जो है वो पीडीए का जो फार्मूला अखिलेश यादव ने चला है वो जो है एक मास्टर स्ट्रोक दिख रहा है। लोगों में जो है वो जाति समीकरण जो फैक्टर है वो काम कर रहा है। और बात किया जाए यहाँ पे फूलपुर लोकसभा जो है प्रधानमंत्री का जिस तरह संसदीय क्षेत्र इसीलिए नहीं कहा जाता क्योंकि फूलपुर यहाँ इफ्को फर्टिलाइजर जो आप देख सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी कई कैंपेनों में लगातार किसानों के मुद्दे, खाद के पाउच का जो है जिस तरह से बोरियों में कम करने का आरोप लगाया था कि हर बोरी में 10 किलो का जो खाद है वो कम हो गया। आने वाले समय में ये पाउच पे खाद वितरण किया जाएगा क्योंकि खाद जो है इसको फूलपुर में ही फर्टिलाइजर है क्योंकि भारत में ये जो सप्लाई देता है यहाँ से और फूलपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी संख्या में फूलपुर
विख्यात भी है। देखा जाए फूलपुर में जो जातीय समीकरण है वो भी हावी है इस बार, और देखा जाए जो किसानों का मुद्दा है वो भी जबरदस्त हावी है, रोजगार का मुद्दा हावी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यहाँ जो छात्र है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसी फूलपुर लोकसभा में पढ़ता है। देखा जाए फूलपुर लोकसभा तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जो कांटे की लड़ाई देखी जा रही है, ये जो है यहाँ के क्षेत्रीय जो है दोनों कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं तीनों वो क्षेत्रीय है। क्षेत्रीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी इस बार नहीं बन पाया। देखा जाए क्षेत्रीय का इस बार यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने जो अमरनाथ मौर्य को जो है चलिए नन्हे आपको रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर आ रही है इस बीच दिल्ली से। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने की मतदाताओं से अपील, मतदान हमारा अधिकार और कर्तव्य, ऐसा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, पहले मतदान करें फिर जलपान करें, ऐसा जेपी नड्डा ने कहा है, जनता से अपील की है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, मतदान हमारा अधिकार और कर्तव्य है, ऐसा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है। पहले करें मतदान फिर करें जलपान। तो दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनता से अपील की। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। फरीदाबाद कृष्णपाल गुर्जर ने किया मतदान। फरीदाबाद से भाजपा उम्मीदवार है, अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है। तो बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं, जहां कृष्णपाल गुर्जर ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर मतदान किया है। भाई आपको बता दें कि प्रत्याशी भी है ये। कृष्णपाल गुर्जर ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है, अपने परिवार के साथ पहुंचे, भाजपा उम्मीदवार है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको फरीदाबाद से, कृष्णपाल गुर्जर ने अपना मत का प्रयोग किया है, मताधिकार का प्रयोग किया है। एक और बड़ी खबर दिल्ली से, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वोट डाला है। दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है, लोगों से मतदान करने की अपील की है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली से, मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है। दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है, लोगों से मतदान करने की अपील की है। बड़ी खबर बता रहे दिल्ली से, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मतदान किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस पर्व में अपनी भागीदारी करने पर प्रसन्नता होती है और विकसित भारत के लिए, मजबूत राष्ट्र के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि राजौरी जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने वोट डाला है। रविंदर रैना ने मतदान केंद्र 87 पर पहुंचकर मतदान किया है। तो बड़ी खबर बता रहे राजौरी से, लोगों से मतदान करने की अपील की है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको राजौरी से, रविंदर रैना ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है और लोगों से भी मतदान करने की अपील की है। बड़ी खबर बता रहे राजौरी से। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सच की बड़ी खबर दिल्ली से, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने मतदान किया है। स्वामी दयानंद कन्या विद्यालय में पहुंचकर वोट डाला है, लोगों से भी मतदान करने की अपील की है। बड़ी खबर दिल्ली से, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने मतदान किया है, मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है और जनता से भी मतदान करने की अपील की है। तो बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा से वोटिंग के बाद बोले जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा करें मतदान, बदलाव के लिए मतदान जरूर करें। तो बड़ी खबर हरियाणा से वोटिंग के बाद बोले जेजेपी
नेता। उन्होंने कहा है दुष्यंत चौटाला ने मतदान जरूर करें, बदलाव के लिए मतदान करें। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा के नागरिकों से यही आग्रह करूंगा, वोटर से, कि बाहर निकलिए, बदलाव के लिए वोट डालिए। ये लोकतंत्र का महापर्व बहुत महत्वपूर्ण है और आपका एक एक मत बदलाव की हिस्सेदारी बनेगा। गर्मी से ना घबराइए, बाहर निकलकर बदलाव के लिए अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। हरियाणा के नागरिकों से यही आग्रह करूंगा, वोटर से, कि बाहर निकलिए, बदलाव के लिए वोट डालिए। तो बदलाव के लिए वोट करें, ऐसा उन्होंने कहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल ने किया मतदान। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार है, लोगों से मतदान करने की अपील की है। तो बड़ी खबर, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल ने मतदान किया है। आपको बता दें कि मतदान के बाद जनता से अपील की है। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार है, लोगों से मतदान करने की अपील की है। पहले उन्होंने खुद मतदान किया, उसके बाद जनता से अपील की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। एक व्यक्ति इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि वह अपने प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहता है, और यह देश की जनता का महज नारा नहीं है, देश की जनता का विश्वास है कि अब की बार 400 पार होगा, क्योंकि हर घर में खुशी देने का कार्य, हर घर में मुफ्त राशन, बिजली, गैस सिलेंडर, शौचालय, और भविष्य में जो सोलर हर घर में देने की योजना है, हर 70 वर्ष के बुजुर्ग को मुफ्त इलाज के कारण जो मोदी की गारंटी है, उसके तहत प्रत्येक जनता डिटरमाइंड। तो सुबह से ही 7 बजे से लगातार आपको पल पल की न्यूज आवर पर हम अपडेट दे रहे हैं और इसी के साथ बड़ी खबरों से भी आपको रूबरू करा रहे हैं। और हमारे साथ संवाददाता जुड़े थे, उनका भी फिलहाल धन्यवाद। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।